नमस्कारम, करें स्वीकार संजय पाल शोरान का। सेठ वीडियो श्रृंखला का यह 7वां वीडियो है और आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में यूनिट 5 और यूनिट 7 उसके कुछ टॉपिक्स को हम इस वीडियो में समझेंगे। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण 5 सवाल इस यूनिट से पूछे जाएंगे और मैथ के भी कुछ जो टॉपिक हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए ये आश्चर्यजनक हो सकता है कि मानविकी विषय का शिक्षक मैथ और रीजनिंग को कैसे पढ़ा सकता है, और पढ़ा सकता है तो वो कैसे पढ़ाएगा। और मेरे लिए भी एक रुचि का विषय है, क्योंकि जिन टॉपिक्स में कोई बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं है या रूल्स नहीं है उनको पढ़ाने में मुझे आसानी होगी। और मैं जैसे मैथ और रीजनिंग को समझता हूँ, समझा है मैंने, क्योंकि आईएएस की तैयारी में सीसेट का पेपर भी होता था तो वहाँ पर भी हमें मैथ और रीजनिंग और बाकी चीज़ें कॉम्प्रीहेंशन वगैरह पढ़नी होती थी। तो देखते हैं, और 30 मार्च से शुरू कर ही रहे हैं। राजस्थान स्थापना दिवस से हम स्कूल व्याख्याता के जीके पेपर में एजुकेशन मैनेजमेंट को। अब इसे समझिए, ये वीडियो नंबर 7 है। इससे पहले 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और जिन विद्यार्थियों ने बहुत ईमानदारी के साथ पूरा वीडियो देखा है उन्हें लाभ हुआ है। अब सबसे पहले आंकड़ों की व्याख्या और मैथ की कुछ अवधारणाएं हैं। हम समझते हैं औसत को, एवरेज। ठीक है, औसत क्या है? अब आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो क्रिकेट के दीवाने हो सकते हैं। अब मान लीजिए विराट कोहली है, उसने जो 4 पारियां खेली वनडे में, उसका स्कोर है 70, 4, 54 और 113। अब आपसे पूछा जाए कि विराट कोहली ने ये जो 4 पारियां खेली हैं इसमें इसका औसत क्या है, तो आपको करना क्या है कि चारों को जोड़ना, और बनाए गए रंग हैं। अब इसमें जोड़ दो 113। अब आ जाएगा 4 4 8 8 3 11, असल को 1 को 7 1 8 8 1 9 9 और 5 14 14 को असल को 1 को 2 241। इसमें भाग किसका देना है? 4 का। 4 का क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 4 पारियों में बनाए गए रन हैं। अब 4 का जब भाग दोगे तो 24, असल की यहाँ क्या आई? 0। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 जाएगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, फिर वापस 1 असल की लेंगे तो 8, 4 2 8। ये लगभग औसत है। अब ये औसत सच में इतना ही है क्या? आप इसको 4 से गुणा कर दीजिए, 60 को 4 से गुणा कर दीजिए। इसके आसपास यदि आ रहा है तो एग्जैक्ट है, इसके आगे भी आप निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि औसत का मतलब है, मान लीजिए आपसे पूछा जाए, ये हुआ कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, आपको 10 स्टूडेंट के नंबर दे दिए गए किसी विषय में, कि साहब किसी के 14 आए, ये 20 में से हैं, 12 आए, 6 आए हैं, 5 आए हैं, ठीक है, 18 आए हैं, 7 आए हैं, 9 आए हैं, 7 आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 13 आए हैं और 2 नंबर। अब ये जो 10 अंक आए हैं इनको जोड़ लीजिए और 10 का भाग दे दीजिए। ये जितना भी आएगा उसमें 10 का भाग दीजिए, ये औसत हो गया। आई समझ में? तो ये औसत है। अब आप कहेंगे सर इसका उपयोग कहाँ होगा? देखो, उपयोग क्या है कि चाहे वो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण हो या फिर आपके मैथ में भी इस औसत के कॉन्सेप्ट को पूछा जा सकता है। अब प्रतिशत, ये किसका निशान है, इसको समझते हैं। अब आप में से कुछ विद्यार्थी ये सोच सकते हैं, गुरुजी ये तो मना आवा ही है, तो आवा तो वीडियो ने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लो। अब मैं प्रतिशत को बहुत अलग तरीके से निकालता हूं। मान लीजिए ये पूछा जाए कि 120 का 10% कितना है, तो 120 क्या है? 100% है। बहुत सावधानी से समझिए, और ये वीडियो आपके स्कूल व्याख्याता में, मैथ रीजनिंग में भी कहीं ना कहीं आपकी नींव बनाने में सहयोग करेगा। अब ये पूछा गया कि 120 का 10% कितना है,
तो मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगाता हूं। ये 100% है तो मैं यहां पॉइंट लगा देता हूं, 12 आंसर हो गया। अब कोई पूछे कि साहब 120 का 1% कितना है, तो मैं यहां पॉइंट लगा देता हूं, 1.2। अब 10% इतना है तो 100% कितना होगा, इसको गुणा कर दो 10 से, देख लो ये आ गया ना 120। अब यदि कुछ विद्यार्थियों क्या फॉर्मूले से याद करते हैं, क्या करते हैं, फॉर्मूले से। अब यदि ये पूछा जाए कि 2% में भी है कि 120 का 20% कितना है। अब यदि हम फॉर्मूले से चलें तो कैसे निकालेंगे साहब, 120 ऊपर आएगा या नीचे आएगा। 120 का 20% पूछा है, 120 लिख दो, इसका 20% पूछा है, इंटू 20 कर दो, और कितने में से है, 100 में से है। 1 0 से 1 0 गई, इससे गई, 12 दुआ 24। लेकिन मैं ये फॉर्मूला नहीं लगाता हूं, नहीं लगाता था। मैं क्या करता हूं कि 120 का 10% 12 है, 20% पूछा है तो 12 का दुगना क्या होगा, 20% होगा। हो सकता है कोई आप में से मैथ का जानकार बैठा हो, वो कहे गुरुजी मन तो वो भी था है, कोई बात नहीं साहब, जिनको था को नहीं हो, जिसको पता नहीं था वो था। अब इसका एक तरीका और है प्रतिशत का, कि कोई ये पूछे कि गुरुजी 120 का आपने 20% तो बता दिया, लेकिन ये कहा जाए कि जो 60 है वह 120 का कितना प्रतिशत है, तो मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगाता हूं। मैं सीधा से ये देखता हूं 120 कितना है, 12 कितना है, 10% है, तो 12 को इसमें भाग दिया, 12 पंजू 60, 50% है साहब। अब इसको कुछ विद्यार्थियों को क्या लगता है कि फॉर्मूले से चलते हैं, तो आपको पूछा है कि 60 जो है वो 120 का कितना प्रतिशत है, तो 60 ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, बताओ देखो। 50% निकालना है ना, 60 जो है वह 120 का कितना प्रतिशत है। अब ये फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूला मुझे भी याद करना पड़ेगा कि मैं इसको याद नहीं है फॉर्मूला, मैं बस यहीं से कैलकुलेशन करूंगा कि कैसे करें कि 50 आ जाए। और 50 का मतलब है 50 तब आएगा जब 50 कब आएगा, जब इसमें 60 का भाग जाएगा। सा इससे ये गया 6, नहीं हुआ ना, 200 आ गए, तो आने कितने चाहिए थे, 60। इसका मतलब हम यदि 120 को नीचे लेके आए तो भी नहीं बैठेगा या बैठ जाएगा। 100 हमें 60 कितना है, 120 का संभावना क्या है, दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या है कि हम 60 इंटू 100/120 ऐसा करते हैं तो बैठ जाएगा ना, मुझे तो लग रहा है बैठने वाला है। हाँ, ये सही तरीका, ये गलत तरीका, इसको भूल जाओ। यदि आपसे ये पूछा हो कि 60 या कोई भी संख्या हो सकती है, वह किसी संख्या का कितना प्रतिशत है। मान लीजिए कि आपने अभी सेट परीक्षा दी, सेट परीक्षा जो थी वो कुल मिलाकर थी 300 नंबर की। अब 300 नंबर में से किसी विद्यार्थी के 300 थे, अब किसी विद्यार्थी के 180 नंबर आ रहे हैं, तो कोई उसका दोस्त पूछता है कि भाई तेरे कितने प्रतिशत आ रहे हैं, तो आपके नंबर तो कितने आए हैं, 180 आए, कितने में से हैं, 300 में से। अब आपको क्या निकालना है, प्रतिशत। जब प्रतिशत निकालना है कि 180 300 का कितना प्रतिशत है, तो आपको 180 को ऊपर लिखना है, गुणा में 100 करना है, नीचे 360 करना है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 60 आ जाएगा, बिना किसी दिक्कत के आ जाएगा। साची आ जैसे गुरु जी 60 80 को 89 मन तो को तो लागे भाई, 0 से 0 गई, 18 दुआ 36, ये तो 50 ही आया साहब, 50 तो नहीं आ सकते, कहां चूक करी अपन ने, यहां 300 है भाई, 360 नहीं है। हाँ, तो ये 2 0 से 2 0 गई, अब 3 से इसको भाग दिया तो 60। कहने का भाव, ये छोटी छोटी गलतियां मैं भी कर रहा हूं, ये समझने वाली बात है कि किसी भी चीज को समझना
तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझिए। यदि ये पूछा गया हो कि 60 120 का कितना प्रतिशत है, तो आपको जो बड़ा अंक है कितने में से 120 उसको नीचे लाना है, जो आया है उसको ऊपर लेके आना है। अब ये बहुत अच्छा तुलना करने का कई बार पूछ लिया जाता है। अब ये जो निशान है ना, मुझे पता नहीं इसको मैथ में क्या कहते हैं, मैं इसको ये समझता हूं कि ये मुंह खुला हुआ जिस तरफ है ना वो बड़ा है, और इधर जो आएगा ना वो छोटा ही आएगा। ये मुझे पता है। ये मुंह इधर खुल गया ना, तो मुंह इधर खुलने का मतलब है, ये मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया शायद, हाँ, क्योंकि इसका भी एक अलग अर्थ होता है। ये कहने को मैंने अंडरलाइन किया था। अब यहां जो है ना वो 14 13 उससे छोटी संख्याएं माइनस में भी आ सकती हैं, वो सभी इधर आएंगी। यहां 15 नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो निशान है जो मुंह खुला हुआ है ऐसे, इसका मतलब है इधर जो भी है उससे ये बड़ा है। जब ये निशान मैंने लगा दिया, अब यहां बड़ा हुआ है, ये देखो मुंह किधर खुला हुआ है, इधर खुला हुआ है, इसका मतलब है यहां जो भी संख्या आएंगी वो 40 से बड़ी आएंगी। अब 40 से बड़ी 41 भी है, और 40 से बड़ी 40.01 भी 40 से बड़ी है। तो 40 से बड़ी सारी संख्याएं इधर लिखी जा सकती हैं। ये इसका निशान का मतलब है। ये इस तरफ खुला था, इसका मतलब 15 बड़ा है इससे, ये इधर खुला हुआ है, इसका मतलब है यहां की संख्याएं बड़ी हैं इससे। मुझे लगता है मैं सही हूं, सही हूं। अब आते हैं, चलो अब ये जो नीचे एक निशान और आता है, इसका अर्थ ये है, इसका तो हो गया कि ये संख्या क्या है, बड़ी है। यहां क्या आएगा, यहां 55 से कम आएगा, ये तो ये बता रहा है। लेकिन ये निशान बताता है कि 55 भी आ सकता है। इसका मतलब है ये अंडरलाइन नहीं है, इसे समझिए। मुझे पता नहीं मैथ में इसको क्या कहते हैं, लेकिन इस निशान का अर्थ यह है कि यहां 55 और 55 से छोटी संख्याएं आएंगी, और 55 से छोटी संख्या 54.99 भी 55 से छोटी है। और यह निशान बताता है कि यह 55 है संख्या या 55 से छोटी है। छोटी किस लिए बता रहा है, क्योंकि यह इधर मुंह खुला हुआ है। इसको समझते हैं, ये मुंह इधर खुला हुआ है, इसका मतलब है यहां पर जो भी संख्याएं आएंगी वो 20 से बड़ी होंगी। लेकिन ये जो निशान है, ये जो माइनस का सा निशान आप देख रहे हो, समझने के लिए बता रहा हूं, माइनस नहीं है ये जो निशान है, ये बताता है कि यहां 20 या 20 से बड़ी संख्याएं आएंगी। यहां तक सही है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपको जब आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण का सवाल पूछा जाता है तो उसमें आ गया मिलियन। आपने सुना होगा ना, अमुक सब्सक्राइबर के, अमुक यूट्यूबर के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, अमुक वीडियो के 1 मिलियन व्यू हो गए। 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख। आजकल एक और चलता है के का मतलब होता है 1000। अब जैसे हमारा जो मैराथन वीडियो का पहला वीडियो है उसमें 2K है, 2K का मतलब है 2000 विद्यार्थियों ने उसको देखा है। अब आता है बिलियन, एक की बात करें, 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। अब आप कमेंट करके ये बताओ कि 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं? 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं? अब यदि मेरे से ये सवाल पूछा जाए ना, तो मैं देखो बहुत सरल तरीके से, अपने को मैथमेटिक्स नहीं आती, मैथमेटिक्स को अपन ने नहीं पढ़ा, आरसी अग्रवाल या फिर जो किताबें आती है ना बड़ी बड़ी, वो नहीं पढ़ी कभी जीवन में। मुझे ये पता है 10 लाख का मतलब 1 मिलियन, 100 लाख इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 करोड़, और इसमें 1 करोड़ में कितने होते हैं, 10 मिलियन। 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं, तो 10 करोड़ में कितने हो गए, 100 मिलियन, और 100 करोड़ में कितने हो गए, 1000 मिलियन। क्या मैं सही हूं? तो कहने का मतलब है ये जो पूछे जा रहे हैं, अब आप कहोगे गुरुजी मैं तो पॉलिटिकल साइंस का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहा हूं, माने मिलियन और बिलियन ये क्यों सिखा रहा है? अरे भैया, आप असिस्टेंट प्रोफेसर तो बनोगे, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के साथ साथ जीवन को भी तो आप
मैथमेटिक्स भी करते हो अपने जीवन में, घर परिवार में भी करते हो, कॉलेज में भी हो सकता है आपको अकाउंट्स का छोटा मोटा काम मिल जाए, तो आपकी मानसिक क्षमता इस प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन करने की है क्या, विश्लेषण करने की है क्या, ये परीक्षण हो रहा है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट कौन सा है, बड़ा सुंदर कॉन्सेप्ट है साहब, अनुपात। अनुपात का एक अर्थ यह भी होता है तुलना। तुलना जीवन में जबरदस्त करते हैं लोग, लेकिन अनुपात का मतलब है समान पैरामीटर पर तुलना। अब यहां पर मैंने मान लीजिए यदि 40 लिखा है, यहां अनुपात लिखा है 80, तो इसकी तुलना हो रही है लेकिन समान पैरामीटर्स पर। अब इसको आपको कह दिया जाएगा कि इसकी छोटे से छोटा अनुपात बताओ, तो यहां पर 0 काटा, इसको 0 काट दो। अब आपके पास बता 4:8। ऐसी कोई संख्या है क्या जिसका इन दोनों में भाग जाता है? गुरुजी 2 को जावे, चलो दे दो, 2 दूआ 4, 2 चौके 8। अब भी कोई संख्या है क्या जिसका इसमें दोनों में भाग जाता है? हाँ गुरुजी जावे, की को 2 को, 2 एकम 2, 2 दूनी 2। अब भी किसी संख्या है क्या जो इसमें भाग जाता है? गुरुजी जावा है ना, की को भाई 1 को दे दे तो 1:2। अलग गुरुजी तो आगी तो 1 का आप किसी से भाग दो, गुणा करो तो वो संख्या उतनी ही रहती है। तो ये इसका अनुपात, सही अनुपात ये है। अब आते हैं समानुपात में। यहां पर पहली राशि का दूसरी राशि से जो अनुपात है, पहली राशि का दूसरी राशि से जो अनुपात है, वही अनुपात तीसरी राशि का चौथी राशि से होना चाहिए। यह समानुपात का निशान होता है। यहां पर जो अनुपात है, जैसे मान लीजिए 1:2 यदि यहां पर लिखा है, तो आपको यहां पर भी 1:2 लिखना होगा। इसको मैं यदि संबंधों के माध्यम से समझाऊं, क्योंकि आपके मैथ और रीजनिंग की जो यूनिट है ना, उसमें संबंध भी हैं, ब्लड रिलेशन। यदि यहां पर कल्पना कीजिए कि मैं हूं संजय, यदि यहां पर संजय है और यहां पर, हालांकि यह राशि लिखी होती है अनुपात में सामान्यतया, लेकिन एक संबंध तो होता ही है ना दोनों के बीच, समझाने के लिए बता रहा हूं। बाकी यहां स्पष्ट लिखा है अनुपात और समानुपात में हमेशा यहां अंक ही होंगे। अब यहां मान लीजिए है सरोज मेरे बड़े दीदी हैं, तो इसका मतलब है यहां पर क्या संबंध है, भाई और बहन का है। अब आप हो, आपका नाम है मान लीजिए अमित, तो यहां पर उसी का नाम आएगा जो आपकी बहन है, रियल बहन है। ये हो गया। अब ऐसी बात आती है इस पे, हम इसको मान लीजिए, क्योंकि यहां नाम को तो हमने समझने के लिए बताया है, बाकी यहां पर हमेशा क्या होता है, राशि संख्या ही रहती है, अमाउंट रहता है। अब यहां पर मैंने यदि 5:10 लिखा है, हालांकि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोनों में 5 का भाग जा रहा है। तो 1:2 लिखा है, तो यहां पर भी 1:2 होगा। और इनके बीच ये 2 डॉट लिखे हैं ना, ये समानुपात का संकेत है, निशान है। मुझे लगता है बोर नहीं हो रहे होंगे आप। अब आते हैं वृत्त चित्र पर, पाई डायग्राम। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण जो आपकी यूनिट है, उसमें 4 या 5 प्रकार के सवाल ही बनते हैं। अब पाई डायग्राम का मतलब है आपसे इस प्रकार से एक वृत्त दे दिया है, वृत्त चित्र दे दिया है। याद रखिए यहां से लेकर यहां तक ये 90 डिग्री है, यहां से लेकर यहां तक 180 है, यहां से लेकर यहां तक ये जो है ना अर्ध वृत्त, ये 180 डिग्री है, यहां से लेकर यहां तक 90 है, और यदि आप यहां से लेकर यहां तक आओगे तो ये 270 है, यहां से यहां तक पुनः 90 है, और यहां से लेकर यदि यहां तक आओगे तो ये 360 डिग्री हो जाता है। अब आपके साथ होता क्या है कि ये बता दिया गया कि साहब ये खर्चा हो रहा है या आय हो रही है, किसी भी प्रकार से आपकी आय हो रही है, तो यहां पर जो भी दिया जाएगा, मान लीजिए यहां पर दे दिया, इसका मतलब है लगभग 120-30 यहां लिखा जाएगा। और ये जो खर्चा है ये 100% है। कह रहे हैं ना कि आप खर्चा कर रहे हो, तो ये 130 जो खर्च कर रहे हो वो 360 में से कर रहे हो, इसको आपको 100% में कन्वर्ट करना होगा। ये जरूर आप ध्यान रखिए। अब आते हैं लाभ हानि की बात। अब लाभ हानि कितनी हुई, इसको समझने के लिए प्रतिशत को समझना जरूरी है, क्योंकि लाभ हानि हमेशा प्रतिशत में ही होती है। प्रतिशत को हम समझ चुके हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, चाहे लाभ हो या हानि हो, वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है।
अर्थात आपने किसी चीज को बेचा ना, तो उसको खरीदा किस मूल्य पर, इससे तय होगा। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीद मूल्य। अब इसको समझते हैं साहब। आपने 99 रुपए में कोई वस्तु बेची और बेचने पर 10% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य क्या था? सरल सा सवाल है, सीधा सा सवाल है। आपका विक्रय मूल्य, बेचे जाने का मूल्य 99 है। अब आपसे पूछा है कि आपने खरीदा कितने में, और हम यहां स्पष्ट कह चुके हैं कि ये जो है ना लाभ हानि, ये हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। यदि आपको क्रय मूल्य पता चल जाए तो आप बता सकते हैं कि कितने में खरीदा और कितने में बेचा। अब 10% का लाभ हुआ। अब ये लाभ किस पर हुआ? ये इस पर। अब कल्पना कीजिए, जो मेरे वाला फॉर्मूला था ना, मुझे नहीं पता लाभ हानि का सूत्र क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि यार 99 रुपए में उसने बेचा और 10% का लाभ हुआ। अब मैंने सोचा कि मान लेते हैं यदि उसने 90 में खरीदा हो। 90 क्या था? क्रय मूल्य। अब 90 में खरीदा और 10% के लाभ पर बेचा, इसका मतलब खरीदा उससे ज्यादा बेचा। अब मैं इसका 10% निकालता हूं, 9 रुपए, और 90 में जोड़ देता हूं। 90 में खरीदा, 9 रुपए मैंने उसमें जोड़कर 99 रुपए में बेच दिया और 10% का लाभ हो गया। अब ठेकस को गुरुजी थाने के ठा पड़े को 90 में ही खरीदो, मन ई वास्ते ठा पड़े कि 99 रुपए इको 10% इको कौन निकला है? क्रय मूल्य को निकला है। तो मैंने कल्पना की कि यार चलो 90 मान लेते हैं। 90 का 10% कहां होता है? एक नोट लगा दिया, 9 होता है, और फिर मैं 9 जोड़े, हो गया। अब 99 रुपए में मान लो बेचा और 10% की हानि हुई, तो क्रय मूल्य क्या था? यहां क्या किया इसने? यहां 99 रुपए में बेच दिया और 10% को कहीं हो लॉस हो, हानि होगी। इको मतलब है बिना हानि हुई तो 99 ज्यादा पर खरीदो और कम पर बेचो, जना तो हानि हुई। अब मैं यहां 10% का ले रहा हूं, तो मानने के लिए मैंने ये मान लिया कि यार 10-11 रुपए का नुकसान हुआ होगा, तो मानता हूं कि यार 110 रुपए में इसने सामान खरीदा होगा और 10 रुपए की हानि पर भेजा है। यहां डॉट लगाया, 11 रुपए। अब 110 में से 11 घटाओ। अब थे कैसे गुरुजी? एक घटाया क्यों? एक घटाया ये वास्ते है क्योंकि हानि हो रही है। इसको मतलब है क्रय मूल्य तो ज्यादा हो और बेचन को मूल्य कम हो जाए तो हानि हुई। अब वो मान लो 110 में खरीद, मान लो 125 रुपया में बेच तो लाभ ही हो। तो अब लाभ कितना प्रतिशत? तो वो ई पर निकल सी, क्रय मूल्य पर। हानि भी क्रय मूल्य पर ही निकल सी। अब 111 रुपये में मान लियो, कल्पना अनुमान लगा, 111 रुपये मान लियो, खरीदो लो। अब 111 का मैं 10% निकालो, हानि लॉस हुआ ना, माइनस, जरा माइनस कर दियो, 11 रुपया है साहब, और डॉट लगा दियो, सीधे 200। अब ये हो गया, समझ में आ रहा होगा। अब डिस्काउंट, हाँ इससे आप बड़े अच्छे परिचित हैं, क्योंकि अक्सर आप 26 जनवरी, होली, दीपावली थे को गुरुजी डिस्काउंट करना देशो, डिस्काउंट करना देशो। छूट सामान्यतया, या मैं ये कहूं कि प्रतिशत में ही होती है, और छूट जो भी होती है वो 100% के आधार पर होती है। एक ही और बात है 100%। अब मान लो कोर्स यदि 50 रुपए का है, अब हमने छूट दी है, मान लीजिए कि हम कहते हैं कि साहब 20% की छूट दी गई है, तो हम इस 50 को 100 ही मान रहे हैं। समझिए, इस 50 को 100 मान रहे हैं क्योंकि कोर्स जो है वो 50 रुपए का है। जैसे हमारे कोर्स थे एनसीईआरटी जो सीरीज हमने चलाई सेकंड रीट मुख्य परीक्षा के लिए, तो वो 50 रुपए। अब इसमें हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। सीधा सा फॉर्मूला है, यहां डॉट लगाओ, डॉट लगाने का मतलब 10% दुगना कर दो, 10 रुपए। अब 50 में से 20% का डिस्काउंट हुआ, अर्थात 10 रुपए का डिस्काउंट हुआ, ये रुपए हैं, तो ये कोर्स आपको कितने में मिलेगा? 40 रुपए में। डिस्काउंट की समझ होनी भी जरूरी है, क्योंकि कई बार इससे संबंधित भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। व्याख्या यूनिट नंबर 7, 4 प्रमुख प्रकार हैं जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक आपको ऐसे टेबल बना दी है, यहां कोई आंकड़ा दे दिया, यहां कुछ दे दिया, उससे संबंधित। एक है रेखा चित्र, इस प्रकार से आपको रेखा चित्र पूछा गया है और उसमें आपको तुलना करनी है। तीसरा दंड बार डायग्राम, यहां क्या है, इस प्रकार से आपको देखकर यहां इस संख्या को देखना है, इधर देखना है और उस आधार पर आपको हल करने। वृत्त चित्र पाई डायग्राम के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं।
तो ये थे सवाल। मुझे लगता है कि मैं गणित या विज्ञान, मैथमेटिक्स या रीजनिंग का विद्यार्थी न होने के बाद भी मैंने इन अवधारणाओं को समझा और आपके समक्ष प्रस्तुत किया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं, चाहे वो औसत हो, लाभ हानि हो, क्रय विक्रय हो, या फिर अनुपात समानुपात हो, प्रतिशत हो, तुलना करना हो, औसत हो, यदि इनकी समझ आप विकसित कर लेते हैं तो ये मान के चलिए 2 या 3 सवाल, 4 सवाल आप परीक्षा में अधिक हल करने की स्थिति में होंगे। मैंने जो तरीके बताए हैं आप उनसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, या किसी अन्य तरीके से भी। पुनः ये मैं कहूँगा, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, क्रय विक्रय, साधारण ब्याज, ये 5-7 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको समझ लीजिए, ये आपके यहाँ भी काम आएंगे। और ये जो आपका एक बेस बनेगा हल्का सा, ये आपके स्कूल व्याख्याता में भी काम आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।